नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे, और इसके बाद में हम आपका जो नया सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र से अर्थात जो नर्वस सिस्टम है इसका सबसे मूल एवं छोटी जो इकाई है इनमें कौन सी होती है। तो नर्वस सिस्टम की सबसे मूल एवं छोटी इकाई कोशिका, शाखिका, न्यूरॉन या एक्सोन, तो क्या होती है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है न्यूरॉन, जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और यह एक विशेष कोशिका है जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। उदाहरण के लिए अगर जैसे एक न्यूरॉन है एक तार की तरह होता है, न्यूरॉन जो है वो तार की तरह होता है जो मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश भेजता है। नेक्स्ट में न्यूरॉन के उस भाग को जिसके द्वारा सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त की जाती है, तो उसे शाखिका, एक्सोन, कोशिका या गिलिया कोश क्या कहा जाएगा उसे। तो न्यूरॉन के उस भाग को जिसके द्वारा सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त की जाती है तो क्या कहा जाएगा उन्हें, और उनको कहा जाएगा शाखिका। तो शाखिका जो उनको कहा जाएगा। शाखिकाएं जो है न्यूरॉन के तंतु में उभार होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेतों को प्राप्त करते हैं। जैसे शाखिकाएं एक पेड़ की शाखाओं की तरह होती है जो अन्य न्यूरॉन से आने वाले संकेतों को पकड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है कोशिका अर्थात जो सेल बॉडी है इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सोन, एम्ब्रस, सोमा या माइलिन शीथ। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है, मतलब जो इसमें ये जो ऑप्शन जो है 3 सोमा, तो इसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो कोशिका का दूसरा नाम क्या है, सोमा इसे माना गया है। और न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें नाभिकीय और अन्य कोशिका अंग होते हैं, और ये सोमा जो है न्यूरॉन का नियंत्रण केंद्र है जहाँ आनुवांशिक सामग्री स्थित होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सोन पर जो माइलिन शीथ होता है इसका उद्देश्य क्या है। तंत्रिका आवेग के गति को धीमा करना, तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाना, न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने में मदद करना या कोई भी नहीं। एक्सोन जो माइलिन शीथ होता है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला यहाँ पर, तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाना। तो माइलिन शीथ एक्सोन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है जो तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ाती है। तो उदाहरण के लिए जैसे माइलिन शीथ है एक विद्युत तार पर प्लास्टिक के आवरण की तरह होता है जो संकेत को तेजी से यात्रा करने में मदद करती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग के द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है, शाखिका, एक्सोन, कोशिका या बोटोन। तो न्यूरॉन के किस भाग के द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है, तो ये शाखिका होता है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसमें दिया गया है। शाखिकाएं अन्य न्यूरॉन से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करती हैं और उन्हें कोशिका तक पहुंचाती हैं। शाखिकाएं जो है ये एंटीना की तरह होती है जो अन्य न्यूरॉन से संकेतों को पकड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है संधि स्थल। ये कहा गया है कोशिका तथा शाखिका के मिलन के स्थल को, शाखिका तथा एक्सोन के मिलन स्थल को, एक्सोन तथा कोशिका के मिलन स्थान को, या शाखिका तथा कोशिका के स्थान को। तो यहाँ पर जो इसमें संधि स्थल जो है ये कहा गया है। अब संधि स्थल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला यहाँ पर, शाखिका और एक्सोन का जो मिलन स्थान है तो ये इसको कहा गया है। सिनेप्स जो होता है ये 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है जहाँ तंत्रिका आवेगों का संचार होता है, और सिनेप्स जो है कि ये पुल की तरह होता है जहाँ जो 2 न्यूरॉन को जोड़ता है और संकेतों को एक दूसरे तक जाने देता है। नेक्स्ट आ जाता है सेतु। ये एक हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का, मध्य, अगर या किसी का भी नहीं। तो ये जो सेतु जो है यहाँ पर ये हिस्सा है
अब किसका है, तो यह है पश्च मस्तिष्क का। तो पोन्स जो है सेतुगल है पोन्स। तो पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो श्वसन, नींद और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रण करता है। और पोन्स जो है कि रिले स्टेशन की तरह होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को रिले करता है। नेक्स्ट है पेशिया समन्वय। मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है? लघु मस्तिष्क, सुषुम्ना, कॉर्टेक्स या थैलेमस? तो पेशिया समन्वय के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी माना गया है? तो उत्तर जो है यहाँ पर माना गया है इसका लघु मस्तिष्क को। तो ये जो सेरिबेलम मांसपेशियों के समन्वय संतुलन को नियंत्रण करता है और सेरिबेलम एक कंडक्टर की तरह होता है जो मांसपेशियों की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की कौन सी संरचना व्यक्ति अथवा जीव के जीवन के विकास के अंतर्नोद में मुख्य भूमिका अदा करती है? तो मस्तिष्क की कौन सी संरचना है व्यक्ति अथवा जीव के जीवन विकास के अंतर्नोद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कॉर्टेक्स या लघु मस्तिष्क? तो इसमें जो है ऑप्शन जो एक में है हाइपोथैलेमस, तो इसको माना गया है। ये जो हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, शरीर के तापमान और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रण करता है जो अस्तित्व के लिए जरूरी है। और ये हाइपोथैलेमस जो एक थर्मोस्टेट जो होता है उसकी तरह काम करता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। तो जैसे थर्मोस्टेट होता है ये जो आपके साधन जो है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो इनमें जो होता है तो उसके समान होता है जो शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस का संबंध किस ग्रंथि से सबसे अधिक होता है? पीयूष ग्रंथि से, कंठ, एड्रिनल या कोनाडल ग्रंथि से? हाइपोथैलेमस का संबंध किस ग्रंथि से सबसे अधिक माना गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन एक वाला। तो ये जो पीयूष ग्रंथि जो है इसको माना गया है। ये जो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसको हार्मोन जारी करने के लिए नियंत्रण करता है जो शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है। और हाइपोथैलेमस एक बांस की तरह होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को बताता है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रोका क्षेत्र से। ब्रोका क्षेत्र की विशिष्टीकरण क्या है? भाषा, स्मृति, कल्पना या फिर चिंतन? ब्रोका क्षेत्र के विशिष्टीकरण क्या है? तो ये लिया गया है यहाँ पर भाषा से। तो ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो भाषा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। और ब्रोका क्षेत्र जो है कि संगीतकार की तरह होता है जो भाषा के शब्दों को एक साथ रखता है। अगला क्वेश्चन है भाषा को समझना, भाषा संकेतों का उपयोग तथा संचार के लिए भाषा के उपयोग का दायित्व किस पर होता है? बाएं गोलार्ध पर, दाएं कॉर्पस कैलोजम या मेडुला पर? तो भाषा को समझना, संकेतों का उपयोग और संचार के लिए भाषा के उपयोग का दायित्व किस पर माना गया है? तो ये माना गया है जो यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हमारा 2 वाला इसमें जो सही आंसर माना गया है था जो दाएं जो गोलार्ध है, तो इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है दृष्टि संवेदन के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण ये कहाँ से होता है? अगर पाली से, मध्य, शंख या पृष्ठ पाली से? तो दृष्टि संवेदन जो है विजुअल सेंसन के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण कहाँ से होता है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसमें दिया गया है अर्थात जो पृष्ठ पाली है तो इससे होता है। तो मस्तिष्क का पृष्ठ पाली दृष्टि संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है और ये आंखों से प्राप्त दृश्य जानकारी को संसाधित करता है और हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है श्रवण संवेदन के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण कहाँ से होता है? श्रवण संवेदन का मध्य, अगर, शंख या पृष्ठ पाली से? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो कौन सा है? ये शंख पाली जो इसको माना गया है। तो मस्तिष्क का शंख पाली श्रवण संवेदन के लिए जिम्मेदार है और कानों से प्राप्त ध्वनि जानकारी को संसाधित करता है और हमें सुनने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे जब कोई ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है तो यह कोकीज में कंपन पैदा करती है और ये
कोक्लीस तंत्रिका संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क के शंखपाली तक जाता है और शंखपाली संकेतों को संसाधित करता है और आपको ध्वनि को सुनने और पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है संधि स्थल पर तंत्रिका आवेग के संचरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। संधि स्थल पर तंत्रिका आवेग के संचरण में एक्सोन की, न्यूरोट्रांसमीटर की, बोटॉन्स या हार्मोन्स की। तो संधि स्थल पर तंत्रिका आवेग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, तो किसकी मानी गई है, न्यूरोट्रांसमीटर की, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है कि रासायनिक संदेश वाहक होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेगों को संचारित करता है और वे सिनेप्स में जारी किए जाते हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। उदाहरण के लिए जब एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के अंदर पहुंचता है तो यह न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स में जारी करने का कारण बनता है और न्यूरोट्रांसमीटर जब तब दूसरे न्यूरॉन पर रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं जिसमें एक तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 को माना गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है मनोभाषा विज्ञान के प्रमुख घटक। यहाँ पर स्वप्निम, रूपिम, वाक्य विज्ञान, शब्दार्थ या इन सभी को लिया गया है। तो मनोभाषा विज्ञान के प्रमुख घटक हैं, तो इन सभी को ही यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो मनोभाषा विज्ञान भाषा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है और इसके प्रमुख घटकों में स्वनिम, रूपिम, ध्वनि और अर्थ की इकाइयाँ, शब्दार्थ विज्ञान, शब्दों का अर्थ और वाक्य विज्ञान, वाक्यों की संरचना ये शामिल है। और मनोभाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, लोग भाषा को कैसे समझते हैं और भाषा मस्तिष्क में कैसे संसाधित होती है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक भाषा को जन्मजात विषय बतलाया है। तो ये चॉम्स्की है, नोम चॉम्स्की, जेबी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या बी.एफ. स्किनर। तो किस मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक भाषा को जन्मजात विषय बतलाया था। तो ये कहने वाले थे जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो ये थे नोम चॉम्स्की। एक भाषाविद और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि मनुष्य में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है और उन्होंने इसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा था। और इनका तर्क था कि बच्चे व्याकरण के नियमों को इतनी जल्दी सीखते हैं कि उन्हें केवल अनुभव से सीखना संभव नहीं है। और उनका मानना है कि बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होनी चाहिए जो उन्हें व्याकरण के नियमों को जल्दी से समझने में मदद करती है। तो नोम चॉम्स्की जो यहाँ पर इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन के प्रकारों के संदर्भ में एक विकल्प यहाँ पर सही है, संवेदी, संवेदीगामक, गामक या सोमा। तो न्यूरॉन के प्रकार के संदर्भ में एक सही है यहाँ पर कौन से वाला, ये वाला, अर्थात सोमा। न्यूरॉन क्या एक तंत्रिका कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई है और इसके 3 भाग होते हैं, सोमा, डेंड्राइट और एक्सोन। नेक्स्ट है हृदय धड़कन और रक्तचाप किस तंत्रिका तंत्र के परिणामस्वरूप घटित होते हैं। सोमैटिक, स्वायत्त अनैच्छिक, स्वायत्त या सोमैटिक ऐच्छिक के कारण हृदय धड़कन और रक्तचाप किस तंत्रिका तंत्र के परिणामस्वरूप ये घटित होते हैं। तो ये लिए गए हैं ऑप्शन 2 से, अर्थात स्वायत्त से। स्वायत्त जो है ये तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक शारीरिक कार्य को नियंत्रित करती है जैसे कि हृदय की गति, रक्तचाप, पाचन और श्वसन, और यह सहानुभूति और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का जो अनुमानित भार है 1000, 1400, 1200 या 1600 ग्राम है। तो मानव मस्तिष्क का जो अनुमानित भार जो है ये कितना होता है। तो ये दिया गया है 1400 ग्राम, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है व्यक्ति का आकार, लिंग और उम्र के आधार पर थोड़ा बहुत जो अलग हो सकता है। एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का जो औसत जो भार है ये 1336 ग्राम होता है, जबकि एक वयस्क महिला के मस्तिष्क का जो औसत भार है ये 1198 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोर्टेक्स मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है।
तो कोर्टेक्स जो है ये सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिबेलम या किसी में भी नहीं। कोर्टेक्स मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो ये दिया गया है सेरिब्रम में, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। ये जो कोर्टेक्स जो है सेरिब्रम का ही बाहरी आवरण है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य जैसे कि सोच, स्मृति और भाषा के लिए जिम्मेदार है। और ये जो कोर्टेक्स जो है इसको 4 लोबों में विभाजित किया गया है, ललाट लोब, पार्श्विका लोब, टेम्पोरल लोब और पश्च कपाल लोब। तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग या भाग इनमें से कौन से हैं? मस्तिष्क, नर्वस, सुषुम्ना या ये सभी। तो तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग या फिर भाग कौन से हैं? तो ये जो है यहाँ पर इन सभी को ही इसमें लिया गया है। तो तंत्रिका तंत्र के जो प्रमुख अंग या फिर भाग जो है इसमें मस्तिष्क, सुषुम्ना और नसें ये शामिल है। मस्तिष्क जो है केंद्रीय नियंत्रण केंद्र है। सुषुम्ना मस्तिष्क से शरीर के बाहरी हिस्सों तक संकेत को ले जाने वाला एक मार्ग है और नसें शरीर के विभिन्न हिस्सों तक मस्तिष्क और सुषुम्ना तक संकेतों को ले जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपकी नसें मस्तिष्क को एक संकेत भेजती है। मस्तिष्क संकेत को संसाधित करता है और आपकी मांसपेशियों को आपके हाथ को दूर ले जाने के लिए संकेत भेजता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेन स्टेम का पर्याय इनमें कौन सा है? सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिबेलम या नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन स्टेम का पर्याय इनमें कौन सा है? कौन से वाला है? ये वाला, मेड्यूला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, स्पाइनल कार्ड की संख्या तंत्रिका तंत्र में होती है? 30, 31, 32, 34 कितनी होती है स्पाइनल कार्ड की संख्या तंत्रिका तंत्र में? तो इनकी संख्या मानी गई है 31। स्पाइनल कार्ड तंत्रिका तंत्र का एक लंबा पतला हिस्सा है जो मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। इसमें 31 खंड होते हैं जिनमें से प्रत्येक में नसों का एक जोड़ा होता है जो शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को नियंत्रित करता है। यदि स्पाइनल कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह पक्षाघात या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है समूचे मानव शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करता है? हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क, मेडुला या स्पाइनल कार्ड। तो समूचे मानव शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने का जो इनमें काम करता है तो कौन करता है? स्पाइनल कार्ड, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। तो जिस जैसे कि हमने अभी इसका उदाहरण पढ़ा था कि जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपकी नसें स्पाइनल कार्ड को एक संदेश भेजती है। स्पाइनल कार्ड संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाता है जो संकेत को संसाधित करता है और आपकी मांसपेशियों को आपके हाथ को दूर ले जाने के लिए संकेत भेजता है। तो यहाँ पर जो है समूचे मानव शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने का जो काम है ये स्पाइनल कार्ड का होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो है बिजली का एक पर्यायवाची नहीं है। अब बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर तड़ित है, विद्युत है, दामिनी है या सलील है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी को लिया गया है अर्थात क्या है? सलील। तो जबकि तड़ित, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, सया, धनप्रिया, एरावती, बिजुरी, चंचला, क्षण प्रभा, चपला, इंद्रवज्रा। तो ऐसे जो बहुत सारे बिजली के नाम हैं। तो यहाँ पर आप जल के भी देख सकते हैं कौन कौन से पर्यायवाची है। वारी, पानी, नीर, सलील, तोया, उदक, अम्बु, जीवन, पयः, अमृत, मेघ, पुष्प, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी, आपगा, निमनगा, कलुषा। तो ऐसे जो यहाँ पर बहुत सारे इसके नाम हैं। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर जो है बिजली के देखें तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके ये नाम है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन है गहरा शब्द। गहरा शब्द जो है इसका विलोम है छिछला, ग्रस्त, गंभीर या फिर डूबा। तो गहरा शब्द का जो विलोम है यहाँ पर कौन सा है? और ये ऑप्शन ए वाला है अर्थात छिछला। तो गहरा शब्द का विलोम विपरीतार्थक उल्टा शब्द है। नेक्स्ट है कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम है। कल कोई आया या फिर था। तो कल कोई आया था में सर्वनाम कौन से वाला है? तो इसमें जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात कोई। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बतलाने के लिए प्रयोग
किया जाएगा तो वे शब्द आपके सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जो सो, जैसा वैसा, कोई, इस प्रकार से। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो सोवेगा वो खोवेगा। और ये आप यहाँ पर जो सर्वनाम क्या होता है ये आप देख सकते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनाते हैं, सर्व और नाम। तो इन दो से बना है सर्वनाम। ये इसका मतलब है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह मोहन है, तो इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहेंगे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर होगा। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि, तो ये शब्द इसमें हो सकते हैं। मूल सर्वनाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 11 मानी गई है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस प्रकार से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम जो है इसके 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो कल कोई आया था, जैसे कि आपने यहाँ पर किया था, कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो ये जो कोई जो आया था यही यहाँ पर सर्वनाम है। या जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो सोवेगा वो खोवेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या किसी का भी नहीं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसको जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला, मतलब अकर्मक जो है इसका उदाहरण है। अब अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो वह होगी अकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्म नहीं होने का, कर्म का अभाव होगा। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो वहाँ पर ललचाने का फल बच्चे पर पड़ रहा है। ललचाने का किस पर है? बच्चे पर। तो ललचाना जो है यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया है। मेघनाथ चिल्लाता है, पूजा हंसती है, पक्षी उड़ता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अकर्मक जो क्रिया है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, भो प्लस में अन का जब हम संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा? भो प्लस में अन, भोन, भोवान, भवन या भावन। तो यहाँ पर क्या है, जो ये भो जो दिया है, भो जो दिया गया है इसमें क्या है? ओ को अव हो जाता है, गुण हो जाएगा ओ को अव। अगर यहाँ पर अव होता फिर आव हो जाता। तो यहाँ पर ओ है, ओ को अव होगा, तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? अव में व, भ, अ, व, अन। तो क्या बन जाएगा? भवन जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। जब ए, ऐ, ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आए, अव, आव ये हो जाएगा। और अयादि संधि जो उसका उदाहरण है, तो अयादि संधि जो इसका उदाहरण है, जैसे नयन होगा, ने प्लस में आना, नयन। गाय का होता है, गई प्लस में आका है, गई प्लस में आका है, गाय का है। ऐसे ही पाऊ का है बनता है, पऊ प्लस में आका है, तो क्या बनता है? पाव का है। ऐसे ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, नयन। तो इस प्रकार से जो अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? राधा, श्वेत, कंस या शिशुपाल। कृष्ण का विलोम है, विपरीतार्थक, उल्टा। और कौन से वाला है? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, कृष्ण, श्वेत। कृष्ण काले को कह देते हैं, सफेद मतलब सफेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वधु शब्द का तद्भव है। वधु का तद्भव कौन सा होगा? जैसे वधु तत्सम है, तो इसका जब हिंदी वाला हम बनाएंगे, वध, बहु, वधु, वधु, कौन सा वाला बनेगा? तो तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के होते हैं शब्द, और तद्भव उनका परिवर्तित रूप है, संस्कृत से जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो वधु को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो वधु को हम हिंदी में बहु कहते हैं।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है? क्षणभंगुर शब्द का एक पर्याय नहीं है जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला हो, क्षणिक हो, एक क्षण में जो भारी लगे या फिर नश्वर। क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। अब नहीं है कौन से वाला? ये वाला, एक क्षण में जो भारी लगे। क्या होते हैं? क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षणिक या नश्वर। नेक्स्ट है, कृतघ्न शब्द का अर्थ है उपकार को न मानने वाला, मानने वाला, जिसने उपकार किया हो कोई भी नहीं। कृतघ्न जो शब्द है इसका अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? उपकार को न मानने वाला। अगला क्वेश्चन है, पेट फूलना मुहावरे का मतलब? फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, रहस्य को छिपा न सकना या बिल्कुल अच्छा न लगना। तो पेट फूलना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी से, रहस्य को छिपा न सकना। जैसे कह देते हैं कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तो पेट फूलना मतलब जो है रहस्य को छिपा न सकना। नेक्स्ट आ जाता है, इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। जैसे दूध के दांत टूटना, बांडा फूटना, लोहा मारना, हथेली पर सरसों जमाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कौन सा इसका सी आंसर है? सी आंसर कौन सा है? यही वाला हो जाएगा। जैसे दूध के दांत टूटना किसको कह देते हैं? जो अनुभवहीन होते हैं उसे कह देते हैं। भांडा फूटना क्या कह देते हैं? देसी भाषा में कह देते हैं कि भांडा फूट गया, इसका तो मतलब जो वेद जो था वो खुल गया है, तो वेद खुलने को कह देते हैं। लोहा मानना, लोहा मानने का क्या मतलब है? प्रभाव स्वीकार करवाना, इसे कह देते हैं। और हथेली पर सरसों जमाना, असंभव काम करना, तो असंभव कार्य करना। तो ऐसे जाए इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर विलोम से। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपको से मिलाना है, और मिलान करने में जो हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं इसका। तो जैसे विस्तार है, विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा। विस्तार करना, संक्षेप करना, छोटा करना। गर्ल का कौन सा होगा? गर्ल, ये जहर जो होता है उसको क्या देते हैं? तो इसका अमृत हो जाएगा, सुधा। और इसी प्रकार से विधि है, विधि का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। और उत्थान, उन्नति को क्या देते हैं? तो पतन, नाश को क्या देते हैं? तो ऐसे इनका मिलान यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर का जैसे ठकुराइन हम बनाते हैं, तो लाला का क्या बनाएंगे? ललाइन, लालिनी, लालनी, लालिन। ठाकुर का जैसे ठकुराइन होता है, तो इसी प्रकार से लाला जो है इसका ललाइन बनेगा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक आंख 10 आंखें, एक मामा का मामे, मामाए, मामा, क्या बनेगा? एक आंख 10 आंखें। इसी प्रकार से एक मामा 10 मामा, न कि मामे, तो हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। दाम, चावल, काफी, बढ़ना। चावल का दाम काफी बढ़ गया है, तो संज्ञा कौन सी है इसमें? संज्ञा जो है चावल रहेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जिस संख्या से नापतोल वाली वस्तु का बोध होगा तो उसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। और दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो तो उन्हें हम द्रव्यवाचक कहेंगे। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। तो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा जो उसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राजा रानी होता है, साला का सरहज जीजा धारा कोई भी नहीं। जैसे राजा रानी होता है, ऐसे ही साला का सरहज होता है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत ही कम जाए शब्द यहाँ पर सुना हो। नेक्स्ट है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। वाक्य में क्रिया विशेषण है, कुछ, तुम्हें, सोचना या तो। विशेषण जो क्या होते हैं? संज्ञा सुनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो इनकी विशेषता बताएंगे। अब जो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, इसमें कौन से वाला है? तो यही वाला है, कुछ। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलेगा उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध हमें करा रहा है।
और अर्थात जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम निश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, इतना, उतना, तिल तिल। तो ये इसके उदाहरण हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलेगा उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम वैसे ही आपको वहाँ से यहाँ पर मिलाना है और इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। तो यही हो जाएगा भूतकाल, जैसे पास्ट टेंस होता है इंग्लिश में, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, यही आएगा, राकेश जाता है। वर्तमान काल कौन सा होगा, ये हो जाएगा, वह आया है। और भविष्य काल, मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट, मैं जाती हूँ, यह वाक्य काल का है, वर्तमान, भूत, भविष्य या किसी का भी नहीं, मैं जाती हूँ। तो किस प्रकार का उदाहरण है यहाँ पर, और इसको जो यहाँ पर लिया गया है वर्तमान काल से, मैं जाती हूँ, क्योंकि न तो जाली न जाएगी, तो मतलब अभी वर्तमान की ही बात है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जो आपने अ को बा से ही मिलान करना है। तो जैसे अव्ययभाव समास है, इसका उदाहरण कौन सा है, अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसमें शुरू में अव्यवसर्ग होता है, तो कौन सा है, यही हो जाएगा इसका, अनजाने। और तत्पुरुष समास, इसका कौन सा है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। द्विगु समास का कौन सा, जो यहाँ पर शुरू में संख्या दी गई होती है, 5 वटों का समूह, समाहार, यही हो जाएगा। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, धर्म और अधर्म, ये वाला हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास, जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होगा, जैसे दशानन। दशानन जो हम रावण के लिए प्रयोग करते हैं इस नाम का, तो यहाँ पर क्या होगा, अन्य ही जो शब्द है उसके बारे में हमें पता लगा, तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इस आधार पर आप इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला सी आंसर इसमें होगा, ये वाला। आप मिलान करके इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। अब यहाँ पर आज्ञार्थक कौन सा, जिसमें आज्ञा दी गई है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आज्ञा दी गई है, अभिषेक पुस्तक लाओ, तो इसी से पता लगेगा हमें आज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो मिश्रित वाक्य है यहाँ पर। मिश्रित वाक्य कौन सा है, ये वाला, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, जब, तब, ऐसे जो होते हैं इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है मिश्रित वाक्य है यहाँ पर, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्रित कौन सा है, ये वाला, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। नेक्स्ट आ जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कौन कितने हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, और रचना के आधार पर यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो रचना के आधार की बात करें तो संयुक्त और मिश्रित के भेद है। रचना आधार पर वाक्य संयुक्त और मिश्रित के भेद हैं। सर्वसंयुक्त मिश्र ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। तो ये किस वाक्य का भेद है, मिश्रित का है, सरल का है, संयुक्त है या आश्रित उपवाक्य है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, तो ये जो है यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य है, ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, तो इस वाक्य के लिए एक उचित सरल वाक्य होगा। ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, तो सरल वाक्य में हमने ये बदलना है। तो कौन से वाला यहाँ पर बदला जाएगा, यही वाला, सब अच्छे हैं। नेक्स्ट है मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, वाक्य में उद्देश्य मुझे मित्रों को ये पुस्तकें या देनी है।
तो कौन सा है यहाँ पर, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। तो इसमें जो है एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब जो ये ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है, तो उद्देश्य जो होता है हमेशा आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा, विधेय बाद में होता है। तो मुझे जो यहाँ पर आया है इसको माना गया है जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, तो वह होता है उद्देश्य, मतलब कर्ता। नेक्स्ट है, इनमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, मैं जानता हूं कि वह कल नहीं आएगा, वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है यहाँ पर ये वाला, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो क्रिया विशेषण उपवाक्य वो कहलाएगा। नेक्स्ट इनमें से संयुक्त वाक्य है, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। तो संयुक्त वाक्य है यहाँ पर। अब कौन से वाला है संयुक्त, ये वाला, वह आगे बढ़ा लेकिन परिवार पीछे रह गया। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते हो तो मैं भी अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है कौन सा, ये वाला, यदि तुम चलते हो तो मैं भी अवश्य चलता। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है। अब इनमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, अब कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन ये वाला, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। इस वाक्य का उद्देश्य है, बीमार व्यक्ति खाना खाता धीरे धीरे, उद्देश्य कौन सा है, तो उद्देश्य है ये वाला, अर्थात बीमार व्यक्ति। नेक्स्ट है संदेहार्थक है यहाँ पर, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, आज शाम को शायद वर्षा हो, वह जहाँ रहे सुख से रहे। अब संदेह वाला कहाँ पर है इसमें यहीं पर है संदेह, क्योंकि शंका है कि आज शाम को शायद बरसात हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा है, किस प्रकार का वाक्य है, इच्छा है, विधान है, आज्ञा है या संकेत है। तो किसका यहाँ पर उदाहरण है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो इसको जो यहाँ पर संकेत किया गया है, मतलब इशारा यहाँ पर किया गया है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ पर होगा संकेत वाला, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना शुभ है, अच्छा है। तो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का अच्छा विकल्प कौन से वाला है, सही विकल्प आपने बतलाना है, और ऑप्शन डी वाला, शुभ है, घूमना अच्छा है। नेक्स्ट है वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, ऑप्शन सी से,
वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बतलाना। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प हो। परिश्रमी कभी निराश नहीं होते। तो ये प्रश्नवाचक है, संयुक्त है, मिश्रित है या सरल है? तो कौन सा वाक्य है यहाँ पर ये? तो वाक्य के भेद का सही विकल्प बताना है, परिश्रमी कभी निराश नहीं होते। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया है, परिश्रमी कभी निराश नहीं होते, तो सरल वाक्य यहाँ पर इसमें ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त वाक्य है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसमें सरल वाक्य इसका कौन सा बनेगा? तो जब हम इसे सरल बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए वाक्य के प्रकार का भेद का सही विकल्प हो। अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें इच्छा की गई है, संकेत है, विस्मयादिवाचक है, कौन से वाला है? अब आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये आज्ञा दी गई है, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य बताएंगे। सरल बताना है, इसमें कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखें तो सरल कौन सा है? यही वाला है सरल। इसमें सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य बताइए। संयुक्त वाक्य है यहाँ पर कौन से वाला है? जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए, परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए, परीक्षा समाप्त होती हम आगरा गए, परीक्षा समाप्त होने पर हम आगरा गए। संयुक्त वाक्य बताना था। संयुक्त वाक्य कौन से वाला है? ये वाला, परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य से, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो सरल में हमने ये बनाना होगा। तो जब हम इसे सरल में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ये वाला, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प हो। उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो यहाँ पर सही जो आपने बताना है। अब ये विधानवाचक है, मिश्रित है, संयुक्त है, ये सरल है। उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो संयुक्त वाक्य जो है उसका यहाँ पर उदाहरण ये लिया गया है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और ये जो उपवाक्य और, व, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अथवा, तो इनसे जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।